गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर से आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आपका जो आज का वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो हमने लेकर के आया हुआ है ये सेंटेंस का है। क्योंकि इस सेंटेंस को लेकर के लगभग बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमें छोटे क्लासेस में कुछ और पढ़ाता है, बड़े क्लासेस में आते हैं कुछ और पढ़ना पड़ता है, कि सेंटेंस कितने टाइप का होता है, पहले हम यही नहीं कंफर्म हो पाते हैं। आज इस वीडियो में हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, सेंटेंस के कैटेगराइजेशन को पढ़ेंगे कि भाई कैसे सेंटेंस को कैटेगराइज किया गया है। इसके साथ साथ में उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, हर एक चीजों को देखने वाले हैं जिससे हमारा डाउट 100% श्योर है वो क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपा करके लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। या अगर आपको कोई कमी लगती है, कोई प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा सेंटेंस क्या होता है। एक सबसे बड़ी चीज, लोगों को छोटे बच्चों से खास करके हम देखते हैं, कभी स्कूल वगैरह या कोचिंग वगैरह में कभी बच्चों से पूछा जाता है भाई सेंटेंस क्या है, तो छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक का एक बड़ा बढ़िया सा डेफिनेशन होता है। एक सेंटेंस मींस अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। वो आराम से आपको ये चीज बता देंगे। क्या बता देंगे भाई? इस सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। अ सेंटेंस क्या भैया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और क्या कहेगा आगे? which makes a complete sense, a complete sense is called sentence। अब ये तो बात सही है भाई, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सेंटेंस जो हमारा दिया है हमने, सेंटेंस क्या है? शब्दों का एक समूह हो और जिसकी जो है कंप्लीट मीनिंग होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। बेशक मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दूं, कुछ एग्जांपल्स दूं, तो क्या आप देख करके बता सकते हो मुझे भाई ये सेंटेंस है कि नहीं है? जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखूं। मैंने पहला एग्जांपल क्या रख लिया? सपोज मैंने लिखा ही प्लीज। क्या लिखा भाई? ही प्लीज। दूसरा अगर मैं बोल दूं ही इज प्लेइंग, अब बताइए अब ये सेंटेंस या ये सेंटेंस? और भी आगे एग्जांपल, अगर मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान देते रहिएगा। अगला स्टेटमेंट मैंने क्या रखा? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद एक मैं स्टेटमेंट और रखूं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। एक अगला स्टेटमेंट हमारा हो गया। या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना लिख दूं, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। अब आप मुझे बताइए, हमने आपके सामने 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट लिख दिए। पहला हमारे पास क्या है भैया? ही प्लीज। दूसरा ही इज प्लेइंग। तीसरा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। चौथा ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। और इसके बाद आखिरी में है इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। ये 5 स्टेटमेंट जो मैंने आपको दिया। अब इसमें सबसे यूनिक सी चीजें क्या है भाई? कि सब के सब क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब दूसरी चीज आपको बोला गया कंप्लीट सेंस को लेकर के। अगर मैं बात करूं सेंस की, अगर बात की जाए तो पहले का मतलब क्या हो जाएगा? ही प्लेज, मतलब वह खेलता है। दूसरा आपका ही इज प्लेइंग, जिसका मतलब है वह खेल रहा है। तीसरा आपके पास क्या है? ही इज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब इसका क्या है भाई? जो क्रिकेट खेल रहा है वह क्रिकेट खेल रहा है। अब यहां वह खेलता है, वह खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। अगला क्या है? ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। यहां पर क्या हो जाएगा कि वो मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। और लास्ट वाला इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, यानी रूम के कॉर्नर में, एक कोने में। अब मुझे एक चीज अगर बताएगा, मैं आपसे पूछूं कुछ बात कि भाई ये बताइए, चार के चारों पांचों अगर हमारे जो स्टेटमेंट यहां दिए गए हैं, पांचों शब्दों का समूह है, पांचों की कुछ ना कुछ मीनिंग है, लेकिन इसके बावजूद क्या पांचों सेंटेंस है हमारे? आप में से हो सकता है कुछ को पता हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इस चीज में भी तो डाउट हो गया होगा भाई कि सही बात है, इसमें से सेंटेंस कौन सा होगा? तो सिर्फ सेंटेंस के डिफिनेशन को रट लेने से कि भाई हाँ सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीट सेंस दे दिया तुम्हारा सेंटेंस हो गया। पता होना चाहिए व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ कंप्लीट सेंस, जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है।
अब हमको आगे यही सीखना होगा, हमें पता करना होगा कि भाई हमारे पास ये सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में जानना पड़ेगा। तीनों के बारे में हमको अंतर को स्पष्ट करना पड़ेगा, कैसे हमारे पास क्या डिफरेंसेस तीनों में होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम फ्रेज की, तो फ्रेज जो होता है भाई हमारा होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेज क्या होता है भाई? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, रही बात अगर क्लॉज की बात करें तो जो हमारा क्लॉज है ये भी क्या होता है भाई? दैट इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और तीसरा जो हमारा सेंटेंस होता है ये भी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तीनों, चाहे हमारा फ्रेज हो, चाहे क्लॉज हो, चाहे हमारा सेंटेंस हो, जो तीनों है हमारे क्या होते हैं? शब्दों का एक समूह होता है। तो मतलब विचार आएगा भाई कि अंतर क्या है दोनों में। तो अंतर के लिए दूसरी चीजें, जो हमारे पास फ्रेज होता है इसमें कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, हैविंग सेंस। क्या होगा भाई? इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी भाई? मीनिंग होने वाली। यानी आपके पास क्लॉज में भी क्या होगा भाई? हैविंग सेंस। इसका भी क्या होगा? कुछ ना कुछ मीनिंग। और जो हमारा सेंटेंस है इसमें भी क्या होगा? हैविंग सेंस। इसकी भी कुछ ना कुछ आपकी मीनिंग होगी ही होगी। अभी तक कोई डिफरेंस नहीं मिला, आगे चेक करते हैं। जो हमारा जो फ्रेज है, फ्रेज की जो मीनिंग होती है कैसा होता है भाई? ये इनकम्प्लीट मीनिंग यानी इनकम्प्लीट सेंस को देगा। मीनिंग कैसा रहेगा? इनकम्प्लीट सेंस। और जो हमारा क्लॉज है ये भी कैसे मीनिंग को देगा भाई? इनकम्प्लीट सेंस। बट जो हमारा सेंटेंस होता है वो क्या देता है? दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। जैसा कि आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जो हमारा सेंटेंस होने वाला है वो कंप्लीट सेंस को देता है। अब आगे अगर बात की जाए फ्रेज और क्लॉज में क्या अंतर अभी आया, क्योंकि अभी तो हम केवल डिफिनेशन के माध्यम से समझ पाए हैं, अभी और भी कुछ चीजें हमें इसमें समझना पड़ेगा। अगला, अगर हम बात करें फ्रेज की, दैट इट डज नॉट कंटेन एनी सब्जेक्ट और फाइनाइट। यानी हमारे पास जो हमारा फ्रेज होता है ना तो उसमें कोई सब्जेक्ट होता है ना तो कोई फाइनाइट वर्ब होता है फ्रेज में। लेकिन जो हमारा क्लॉज होता है इसमें क्या होगा? दैट इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट। यानी यहां पर आपको सब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा और एक फाइनाइट वर्ब भी आपको देखने को मिलेगा। अब रही बात अगर सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में क्या होता है? यहां पर आपको मिलेगा भाई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखने को मिलेगा। अब ये दोनों क्या है, इस पर भी चर्चा करते हैं। पहले थोड़ा सा हम चीजों को समझें। अब अगर एक चीज हम फ्रेज के बारे में और कहें, दैट इज इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जो हमारा फ्रेज होता है ना भाई, ये एक सेंटेंस का छोटा सा पार्ट होता है, हिस्सा होता है। यानी फ्रेज हमारा क्या है? एक सेंटेंस का छोटा सा पार्ट। और यहां पर क्लॉज में क्या होगा? आपको एक सब्जेक्ट मिल जाएगा और एक फाइनाइट वर्ब मिल जाएगा, लेकिन ये चीज फ्रेज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, इसके बाद आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में अंतर को समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, और आशा करते हैं इसको समझने के बाद आप कभी भी फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में कभी आपको डाउट नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां से आप एक्चुअल सेंटेंस को पहचानना सीख ही जाएंगे। जैसे अगर बात करें हम सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है भाई? सब्जेक्ट होता है हमारा डूअर। डूअर का मतलब होता है कार्य करने वाला, काम करने वाला। यानी जो सेंटेंस में कार्य को करेगा वो हमारा कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट को अगर पता करने का कोई तरीका है तो सिंपल सा आप क्या करिए, उसमें आप हु से क्वेश्चन करिए। हु यानी कौन, यानी जो कोई भी सेंटेंस में कार्य करना, जो कार्य को करेगा वही हमारा क्या होता है भाई? सब्जेक्ट होता है। और वो हमारा क्या है? डूअर। ठीक है, और सब्जेक्ट को छोड़ करके जो हमारे पास बचा हमारा क्या है? प्रेडिकेट। यानी प्रेडिकेट के बारे में जो कुछ कहेगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहेगा हमारा क्या होगा?
प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के अगर पार्ट की बात करें, यहां से आप सेंटेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाए जाते हैं। अब प्रेडिकेट को समझिए, प्रेडिकेट में क्या क्या चीजें आपको मिल सकती है। जैसे पहली चीज आपको मिल सकती है हेल्पिंग वर्ब। क्या मिलेगा भैया? हेल्पिंग वर्ब। दूसरा आपको मिल सकता है मेन वर्ब। तीसरा आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, और चौथा आपको मिल सकता है अदर वर्ब। ये चार चीजें आपके पास है। पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट और चौथा क्या आपके पास अदर वर्ब। अब ये क्या क्या चीजें हैं आपको क्या इसमें समझना है, थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे आप टेंस पढ़ते हो तो उस टेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब के बारे में जरूर सुना होगा। जैसे एग्जांपल में डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज और हैव, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखा होगा टेंस में। इन्हीं को हम क्या कहते हैं भैया? इनको हम बोलते हैं, ये हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो हमारे सेंटेंस को बनने में मदद करते हैं टेंसेस में। दूसरी चीज हमारे पास क्या है भाई? ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब का मतलब होता है जो हमारी मुख्य क्रिया होती है। हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है, मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है। इसको सबसे चीज जो हमारे सेंटेंस में जो कार्य होता है, जो एक्शन होता है, वही हमारा क्या है? मेन वर्ब। यानी सेंटेंस में जो कुछ भी कार्य किया जा रहा है वही क्या हमारा क्या है? वही क्रिया है, वही मेन वर्ब है। और इसको पहचानने का सिंपल सा एक तरीका है। क्या तरीका है? कि हिंदी के जितने भी शब्द के लास्ट में ना आएंगे, जो एक्शन को शो करेगा, सब क्रिया है। जैसे पढ़ना कार्य है, क्रिया है। पढ़ना, लिखना, सोना, जाना, खाना, टहलना, घूमना, नहाना, धोना, जिसके भी लास्ट में ना आया है और किसी कार्य को शो कर रहा है, कोई एक्शन को शो कर रहा है, वो हमारा क्या बन जाएगा? मेन वर्ब। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, प्ले, गो, राइट, लर्न, एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या भैया? ये सब हमारे मेन वर्ब है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या करता है कि जो हमारे पास सब्जेक्ट ने जो कार्य को किया है, उस कार्य को रिसीव करने का कार्य हमारा ऑब्जेक्ट का होता है। और इस ऑब्जेक्ट को भी हम दो पार्ट में डिराइव करते हैं। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा हमारे पास होता है भैया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। हम अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो थिंग्स को शो करता है। किसको शो करेगा? थिंग्स को। और जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सन को शो करता है। किसको शो करेगा भाई? एक पर्सन को। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा थिंग्स को और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको शो करेगा? पर्सन को। इसको पहचानने का भी बहुत बढ़िया तरीका है। क्या तरीका है कि अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना है तो आप वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन करिए, और इनडायरेक्ट को पहचानना है तो आप whom से क्वेश्चन करिए। यानी व्हाट का मतलब है क्या। जब आप क्या से प्रश्न करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और जब whom से क्वेश्चन करेंगे यानी किसको से करेंगे तो आपका क्या आएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, लास्ट आपका क्या है भैया? अदर वर्ड। अदर वर्ड की अगर बात की जाए तो अदर वर्ड में मैं आपको बता दूं भाई कि जैसा आपने यहां देखा, ये जो है प्लेस को, टाइम को, रीजन को, इन सारी चीजों को शो करेगा। प्लेस का मतलब होता है जगह, कोई कार्य किस जगह पे हो रहा है इसको पता करना भैया वेयर से क्वेश्चन करिए। दूसरा टाइम है, टाइम मतलब समय, इसको पता करना है आप व्हेन से करिए। इसके पास है रीजन, कारण, इसको पता करना आप वाई से क्वेश्चन करिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें जो हमारे पास होती है वो हमारे अदर वर्ड में आती है। तो अब आपको समझना है क्या कि अगर हमारे पास सेंटेंस है तो सेंटेंस होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना, आपको ध्यान में रखना है कि आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अदर वर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन हाँ, दो में से एक चीज का आना तय होना चाहिए। या तो ऑब्जेक्ट आए, या दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऑब्जेक्ट आ जाए या तो अदर वर्ड आ जाए। दो में से कोई अगर एक आपके पास है तो क्या है भैया? आपके पास वो सेंटेंस होगा। दूसरी चीज, अब आपके पास एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो यहां से आपके पास सेंटेंस को पहचानना हो, हेल्पिंग वर्ब रहे, मेन वर्ब रहे, अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो ठीक, चाहे उसके बाद अदर वर्ड आ जाए, नहीं तो दोनों आ जाए, ऐसे केस में आपका क्या बन जाएगा, सेंटेंस। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, क्या था भाई एग्जांपल में, ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। ठीक है, अब यहां पर कौन भाई खेल रहा है, कौन खेल रहा है, ही, सब्जेक्ट हमारा हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, इज क्या बन गया भाई हमारा, सॉरी ये हमारा बन गया हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग खेलना क्या बन गया हमारा भाई, मेन वर्ब। ऐसे क्या खेल रहे भाई, तो क्रिकेट, दैट इज हमारा क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट, और कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद कहां खेल रहे हैं, इन द ग्राउंड, यानी हमारा ये इन द ग्राउंड क्या हो गया, ये हमारा हो गया बच्चा अदर वर्ड। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। तो अब यहां से आप आराम से फ्रेज को, क्लॉज को, सेंटेंस को बड़े आराम से आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को समझने के बाद अब आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे पास फ्रेज कौन सा है, क्लॉज कौन सा है और सेंटेंस कौन सा है। जैसा कि आपने पढ़ा कि अगर हमारे पास फ्रेज और क्लॉज और सेंटेंस में आपने क्या भी पढ़ा कि फ्रेज क्या है, वो भी शब्दों का समूह हो गया, क्लॉज जो है वो भी शब्दों का समूह हो गया, सेंटेंस जो है वो भी शब्दों का समूह हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना था भाई कि हमारे पास जहां पर फ्रेज की बात की जाए वहां पर सब्जेक्ट नहीं होता, फाइनाइट वर्ब नहीं होता। अब यहां देख सकते हैं हमारे पास सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब तो है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। जैसा कि आपने समझा भाई कंप्लीट सेंस कैसा नहीं दे रहा है, यहां पर ना ऑब्जेक्ट है ना अदर वर्ड है, दो में से एक चीज आपके पास होनी चाहिए थी। और यहां आपके पास एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब जब प्रयोग होता है तो हमारा क्या बन जाता है भाई, ये हमारा बन जाता है क्लॉज। क्या बन गया, क्लॉज। दूसरा, यहां पर भी हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब ही है, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा भाई, क्लॉज। ठीक है, अगला, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर हमारे पास एक सब्जेक्ट है और एक हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट है, यानी मेन वर्ब भी है और हमने कहा एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट या फिर एक अदर वर्ड होना चाहिए। ये हमारा क्या बन गया भाई, ये हमारा हो गया सेंटेंस। और ये भी नो डाउट ये भी क्या हो गया हमारा भाई, ये भी हमारा क्या बन गया, सेंटेंस। अब लास्ट स्टेटमेंट आप देख लीजिए, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। अब अगर इसकी बात की जाए तो यहां ना तो आपको सब्जेक्ट मिल रहा है ना तो आपको वर्ब मिल रहा है, और जहां ना सब्जेक्ट ना वर्ब, जहां कुछ नहीं मिलने वाला है, वो हमारा क्या बन जाता है भैया, वो हमारा बन जाता है फ्रेज। तो उम्मीद करते हैं आपको फ्रेज में, क्लॉज में और सेंटेंस में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है,